हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी को राधे राधे, जय मां रहना वाली। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको मिसलेनियस विविध के क्वेश्चन मैं आपको दूंगा जो मध्य प्रदेश पुलिस में पूछे जा रहे हैं और जिनके आने की संभावना है। चलिए बने रहिए, साथ में स्टार्ट करते हैं। जय मां रहना वाली, जय गुरुदेव। आज का जो टॉपिक पहला जो स्टार्ट कर रहा हूं विविध में, वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं व्रत से। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? व्रत से। व्रत से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। पहले आप व्रत को समझ लें। व्रत ये आपका 2D आकृति है। व्रत जो है, व्रत का क्षेत्रफल क्या रहता है, मेन इंपॉर्टेंट है। व्रत का इसका क्षेत्रफल क्या रहता है, ठीक है। व्रत का जो क्षेत्रफल रहता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वो रहता है पाई आर स्क्वायर। ये हो गया व्रत का क्षेत्रफल। व्रत की परिधि, व्रत में परिधि कहा जाता है, आयत हो वर्ग हो, इनमें परिमाप कहा जाता है। परिधि यहां से शुरू करो, यहीं खत्म कर दो, वो कहलाती है परिधि। परिधि होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2 पाई आर। अब व्रत का अर्धव्रत का क्षेत्रफल की बात कर दे। कौन सी? अर्धव्रत का क्षेत्रफल। अर्धव्रत का क्षेत्रफल की बात कर दे तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। इसका संबंध इससे देखो, इसका सीधा सीधा आधा हो गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आती, विद्यार्थी इतना आराम से याद कर लेता है। प्रॉब्लम आती है मेरे प्यारे बच्चों अर्धव्रत की। परिधि नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं परिमाप। ये बात ध्यान रखिएगा। अब परिमाप क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाऊंगा। क्षेत्रफल अर्धव्रत क्षेत्रफल, परिधि अर्धव्रत की परिधि। परिधि की जगह क्या बोलते हैं? परिमाप। परिमाप बोलने का रीजन है, अगर मैं इस डायग्राम को यहां से यहां तक इतना हटा दूं और एक लाइन खींच दूं, ध्यान दीजिएगा, यहां से यहां तक की लाइन, ए पॉइंट से बी पॉइंट की लाइन कहलाती है, यहां से यहां तक की लाइन पूरा क्या कहलाती है? व्यास। तो मैं यहां लिख लेता हूं, व्यास जो होता है वो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों 2r। r जो होती है वो होती है आपकी त्रिज्या। r जो होती है वो क्या होती है? आपकी त्रिज्या। r का दुगना कहलाता है व्यास, ठीक है। तो अब हमें यह बताना है अर्धव्रत की परिमाप क्या होगा। आप देखो यहां से यहां तक का जो व्रत है वो कौन सा है? आधा व्रत। कौन सा है? आधा व्रत, मतलब आधी परिधि। आधी परिधि और पूरी परिधि की वैल्यू है 2 पाई आर। तो आधी की कितनी रह जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? पाई आर। ये बात समझ में आ गई? देखिए पूरे की परिधि कितनी है? 2 पाई आर। आधे की तो 2 से 2 कट जाएगा, तो आधे की कितनी रह जाएगी? पाई आर, ठीक है। अभी और आगे बढ़ना है। त्रिज्या टोटल यहां से यहां तक का कहलाता है व्यास। तो ये एक ये आर और एक ये आर, आर और आर 2r। इसमें 2r और ऐड हो जाता है। ये होता है अर्धव्रत की परिमाप। परिमाप इसलिए हो गया कि एक सीधी लाइन हो गई और ये परिधि का काम कर रही है, अर्ध परिधि और ये वाला व्यास, ठीक है। व्यास हो गया, तो हम इसको यहां कॉमन भी ले सकते हैं। कॉमन इसमें से क्या आएगा? r कॉमन आएगा, तो ये हो जाएगा पाई प्लस के 2। अगर हम r बाहर रहने दें और यहां हम पाई का मान रख दें, पाई का मान कितना रख दें? 22/7 प्लस के 2। तो 7 दूनी 14 और 36/7। कहने का मतलब है इसका जो वैल्यू बन जाएगा वो बन जाएगा r बराबर 36/7r। 36/7r। और ये क्या कहलाएगा? परिमाप, ठीक है। देखिए ये भी परिमाप है। r कॉमन ले लो, पाई प्लस 2 है, पाई का मान 22/7 रख दिया, 7 दूनी 14, 14 और 22 36/7 और r। या तो आप डायरेक्ट इतना लगा दीजिए, अर्धव्रत का परिमाप कभी पूछे तो 36/7 r लगा दो, या ये लगा दो, या ये लगा दो, बात सबकी एक ही है, तो हम ये लगाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? एक बार दोबारा देख लीजिए। व्यास होगा 2r, त्रिज्या कहलाती है केवल r, क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर, परिधि होगी 2 पाई आर, अर्धव्रत का क्षेत्रफल होगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धव्रत का परिमाप की जब भी बात आए तो 2 पाई आर का आधा पाई आर, आर और आर 2r कॉमन लेने के बाद आप ये बना सकते हो 36/7 आर। उम्मीद करता हूं यहां तक आप समझ गए होंगे। चलिए इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें पहला नॉर्मल प्रश्न मेरे को आपको लिया गया है। किसी व्रत की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? मेरे प्यारे बच्चों, किसी व्रत की परिधि, और परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। किसी व्रत की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो 2 पाई आर 44 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? बस हो गया, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। पाई का मान क्या रख सकते हो आप? 22/7। आर आपको निकालना है 44।
22 दूनी 44, 44 से 44 यहाँ बचेगा 1, 7 का गुणा हो जाएगा, r बराबर आ जाएगा आपका 7। ये हो गई आपकी त्रिज्या। जब मेरे प्यारे विद्यार्थी त्रिज्या आ गई तो क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, यस, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया है पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू होती है 22/7 और आर की वैल्यू होगी 7 का स्क्वायर, मतलब 7 गुणा 7। एक 7 से एक 7 कैंसल और 22 और 7 का गुणा होगा 154। और जो क्षेत्रफल की इकाई रहती है, अगर ये सेंटीमीटर में है तो आपकी इकाई हो जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल में 2 भुजाएं काउंट होती हैं, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमने इस पे लिया है वृत्त से संबंधित कि एक अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अर्ध व्यास होता है 2r, कितना है 14 सेंटीमीटर है, तो यहां से r आपको मिल जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अर्धवृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो अर्धवृत्त का परिमाप क्या होगा? क्या पूछना चाह रहा है? अर्धवृत्त का परिमाप। मैंने आपको बताया था अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। क्या होता है अर्धवृत्त का परिमाप का फॉर्मूला? होता है 36/7r, 36/7 और r की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7 कैंसल, आंसर आ गया आपका 36 सेंटीमीटर। केवल क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा, परिमाप जो है आपका केवल सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है, बिल्कुल सरल सवाल है। यहाँ कोई भी आपको पूछे, क्षेत्रफल पूछे, क्षेत्रफल निकाल दीजिए। अगर आपके पास r है तो आप परिमाप भी, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हो, अर्धवृत्त का परिमाप भी निकाल सकते हो, सारी चीजें आप निकाल सकते हो। उम्मीद करता हूं आपको सवाल ये अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। कुछ क्वेश्चन मैंने समबाहु त्रिभुज से भी लिए हैं, क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जो आपका जो क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता भी दूंगा। क्वेश्चन है समबाहु त्रिभुज का, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। पहले मैं आपको इसके बारे में बता दूं, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज क्या रहता है समझ लें। ए बी सी, इसका मतलब है ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है ए बी बराबर है बी सी के, और बी सी बराबर है सी ए के। इसका मतलब है तीनों समबाहु, समान बाहु मतलब भुजा वाली, समान भुजाएं वाली। ठीक है, और समान भुजाओं के जैसे क्वेश्चन में उसने दे रखा है, हम उसी का ले लेते हैं। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर। कितनी है 12 सेंटीमीटर। हम इसी से बता देते हैं पूरा 12 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा? जब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर की हो तो इसका मतलब देखिए तीनों भुजाएं समान है। और जब भी आपकी क्षेत्रफल की बात करें, किसकी बात करें? क्षेत्रफल की बात करें, तो इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर। ये बात याद रखिएगा, ये आपका क्षेत्रफल का फॉर्मूला रहता है। इसी में आपका जब भी ऊंचाई की बात करें, ऊंचाई मतलब h की बात करें, तो आपका फॉर्मूला बनता है √3/2 भुजा। भुजा को हम a से दर्शा सकते हैं। ठीक है, तो हमें केवल इसमें क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल निकाल दीजिए, ऊंचाई पूछा है तो ऊंचाई निकाल सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही सवाल में एक्स्ट्रा ज्ञान दे दिया है, ये होती है आपकी ऊंचाई। इसको हम ऊंचाई जो होती है इसको हम मध्य भी बोलते हैं, या माध्यिका भी बोलते हैं, या हम इसको लंब भी बोल सकते हैं। देखिए सी से किसी भी, ये मान लीजिए ये जो पॉइंट है इसको हमने नाम दे दिया क्या डी, सी से डी पर डाला गया लंब, या सी से डी की ऊंचाई, इसको हम ऊंचाई भी बोलते हैं, लंब भी बोल देते हैं, और माध्यिका भी बोल देते हैं। कभी वो पूछ ले तो जरूर नहीं है कि मैं एक सवाल में आपको बता दिया है, लेकिन इसमें केवल क्षेत्रफल पूछा है तो हम क्षेत्रफल पर ध्यान देंगे। ठीक है, √3/4, भुजा कितनी है आपकी 12, तो इसको लिख देंगे 12 × 12। 4 से कितने बार 3 बार, 12 तिया 36, 36 √3। अगर ये सेंटीमीटर है तो आप इसको सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल है तो आप इसको स्क्वायर देना ना भूलें। बात क्लियर हो गई? ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई निकाल सकते हो, और आपका इसमें आगे भी कुछ क्वेश्चन बनेंगे जो मैं आपको अगले क्वेश्चन में देने वाला हूं। लेकिन ऊंचाई पूछे तो ऊंचाई निकाल सकते हो, इसको मध्य बोल सकते हैं, माध्यिका बोल सकते हैं, लंबवत बोल सकते हैं। तो आपका ये आंसर यहाँ क्लियर हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। मैं नॉर्मल क्वेश्चन इसलिए भी ले रहा हूँ कि मध्य प्रदेश पुलिस में अभी यही लेवल पूछा जा रहा है। वो जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, देखो ध्यान दीजिएगा, एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। अंतःवृत्त होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों
अंदर बना हुआ चित्र, अंदर बना हुआ चित्र, उसके अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बनाना है। इसमें दो वृत्त बनते हैं, एक अंतःवृत्त बनता है अंदर की तरफ, एक बाह्य वृत्त बनता है, वो भी मैं बता दे रहा हूं बना के, पूछा नहीं है पर बता दिया है। कभी बाह्य वृत्त पर आ गया तो आप बोलोगे सर अंतःवृत्त का तो बता दिया था, बाह्य वृत्त का नहीं बताया था। तो क्वेश्चन उसने पूछा है कि एक समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, अब अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है उनकी त्रिज्याओं का रेशियो याद रखिएगा। मैं आपको डिटेल में बाद में डिस्क्राइब करूंगा हर वीडियो में, जैसा मैं बता रहा हूं, क्योंकि अभी समय कम है, उसके हिसाब से आपको कंटेंट दिया जा रहा है। ठीक है, छोटी त्रिज्या हम मानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों R1 और बड़ी त्रिज्या हम मानते हैं R2। मतलब अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या मानेंगे R1 और बाहर वाले वृत्त की त्रिज्या मानेंगे R2। इन दोनों में 1-2 का अंतर होता है, मतलब कह सकते हैं R1 अनुपात R2 1:2 का रेशियो होता है। ठीक है, कैसे होता है पूरा डिटेल में बाद में बताएंगे, अभी इतना समझ लो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। दोनों में 1-2 का रेशियो होता है, ये बात क्लियर हो गई। तो हमारे अंदर इसमें ये तो हमने बता दिया 1-2 का रेशियो होता है, लेकिन इसकी जो वास्तव में जो त्रिज्या की जो वैल्यू रहती है, R जो रहती है, इसकी त्रिज्या की जो वैल्यू रहती है, उसकी जो वैल्यू बनती है वो क्या बनती है वो देखें। R जो छोटी त्रिज्या होती है वो होती है a/2√3। अब आप कहोगे सर a क्या है, a है आपकी भुजा, a है आपकी भुजा। ठीक है, यहां लिख भी दे रहा हूं कंफ्यूजन ना हो आपको, a है आपकी भुजा। तो बड़ी जो त्रिज्या होती है, बड़ी त्रिज्या, ये छोटी त्रिज्या का हो गया वैल्यू a/2√3, बड़ी जो त्रिज्या होती है उसकी वैल्यू होती है a/√3। अब आप देख रहे होंगे 2 हट गया, 2 इसलिए हट गया क्योंकि जब आप इसमें 2 का गुणा करोगे तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बड़ी जो त्रिज्या होती है छोटी त्रिज्या की 2 गुना होती है। जब आप इसमें 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 से 2 कट जाएगा तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा यहां तक? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया वो ध्यान दो। तो अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछे तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू 22/7, r जो है वो कितना है a/2√3, a/2√3। क्लियर हो गया। और आपको मालूम है कि a जो है वो ये वाला कहलाएगा, ये a है, ये भी a है और ये भी a है। क्लियर हो गया। तो हम जहां a है वहां क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। क्या रखेंगे, 6 रखेंगे /2√3। यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलिए ठीक है, अब 2 से ये कितने बार कट गया, 3 बार। ये कितना आ गया, 22 दिया कितना हो गया, 66/7। नीचे कितना है, √3। कभी भी नीचे √3 हो तो उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। क्या कर देते हैं, उसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। यहाँ कितना बचा, 3 बचा, 3 तो हो ही चुका है, यहाँ कितना बचा, 1 बचा, इसका ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। याद रखिएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ा जाता, कभी भी नीचे रूट नहीं छोड़ा जाता। ठीक है, तो ये आपका हो गया 66/7, √3 का √3 में यहाँ आ जाएगा और 3 और 3 का आपका गुणा बन जाएगा 3। तो 3 से हम इसको बाद में काट सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, तो हमारा 22/7 बन रहा है। या तो हम इसको दे सकते हैं √3 और 22/7 को हम लगा सकते हैं पाई के साथ। क्षेत्रफल है सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दीजिए। मेरी बात समझ में आ गई, एक बार दोबारा देख लीजिएगा। 22/7, 6/√3, 22, 3 का मैंने 22 में गुणा किया, 22 दिया 66/7, 1/√3। √3 का ऊपर नीचे गुणा कर दिया। जब √3 का ऊपर नीचे गुणा किया तो ये बन गया 3। 3 से 66 जो 22 बार कटा, 22/7 को हम पाई लिख सकते हैं, √3 है और क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सिर्फ स्टेप में इसलिए ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ कि कमजोर विद्यार्थी भी समझ पाए, नहीं तो हम डायरेक्ट भी इसको यहाँ भी सॉल्व कर सकते थे, एक स्टेप हमारा सीधे सीधे बच जाता। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और ये जरूर नोट कर लेना। इस पे क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन इसी पे बनने वाला है जो मैं आपको देने वाला हूँ। ये भी कभी कभी पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है, क्वेश्चन सुनिए कि अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के, अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के
त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। मैंने क्या बोला, अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात, किसी भी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त की त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा, आपको 1:2 लगा देना है, यही उसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी बात समझ गए। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिएगा, यदि दो समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:5 है, कभी इस प्रकार की बात कर दे, दो समबाहु त्रिभुज हैं, दो समबाहु त्रिभुज हैं जिसकी भुजाओं का अनुपात 3:5 है, ये 3x 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 5x 5x और 5x, ठीक है, इस प्रकार की बात कर दे। मैं इतना आपको समझा दिया, लेकिन ऐसा आपको लिखना नहीं है। तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, हमें सिर्फ इस पर ध्यान देना है। अनुपात कितना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 3:5। और बात किसकी कर रहा है, क्षेत्रफल की, केवल स्क्वायर कर दो, ये हो गया 9 और ये हो गया आपका 25, खत्म, 9:25। अब कहोगे कैसे, डिटेल यहां देख लो। इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा यही तो होगा √3/4, भुजा कितनी है 3x², ओके। इसका क्षेत्रफल क्या होगा √3/4, भुजा कितनी है 5x²। ये क्या हो गया √3/4 कैंसल, क्लियर। अब आपको देखिए इसका क्या बन जाएगा, 3 का क्या बन जाएगा 9x², 9x²। इसका क्या बन जाएगा 25x², ठीक, x² से x² कैंसल, फाइनल में क्या मिला आपको 9:25। तो कभी भी आपको दोनों समबाहु त्रिभुज का अनुपात दे दे भुजाओं का और क्षेत्रफल पूछे तो डायरेक्ट आप स्क्वायर मार दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गई आपकी ट्रिक थी इतना, और ये आपका डिस्क्राइब करके पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। चलिए, एलसीएफ से संबंधित आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, एलसीएम एचसीएफ से संबंधित 16 तारीख के पेपर में। 13 के दो गुणजों का एलसीएम 1716 है, यदि एक संख्या 156 हो तो दूसरी संख्या क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इसका फॉर्मूला रहता है x इंटू वाई बराबर, x मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। बोला क्या है उसने, एलसीएम कितना दिया है 1716, एलसीएम आपको दे रखा है 1716। क्या एचसीएफ है, नहीं। जो गुणज होता है, जो गुणज है वो इसके क्या है कॉमन फैक्टर है, तो वही एचसीएफ कहलाएगा। जो इसका गुणज है वो क्या कॉमन फैक्टर है, वो एचसीएफ कहलाएगा। और यदि एक संख्या 156 हो तो दूसरी संख्या माना y क्या है। और ये मैंने सवाल एक कराया भी था पिछली वीडियो में, x इंटू वाई मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। और एमपी पुलिस में एक क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है 693, जिसका एलसीएम 693 दिया था, एक बार जाके देख लेना, वो क्वेश्चन भी पूछा उसी पैटर्न पे ये क्वेश्चन पूछ लिया है। केवल 13 के गुणज की बात कर दी है, 11 का गुणज हो तो 11 लगा दीजिए आप, ठीक है। अब 13 से हम कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 13 से हम इसको काटेंगे, 13 का 13 बचा 2, 13 दूनी 26, हमारे पास कितना आ गया 12, 12 से इसको काटेंगे, 12 का 12 बचा कितना 5, और 12 चौक 48 बचा 3, 12 3 का गुणा 36, y की वैल्यू आ गई 143, यही आपकी दूसरी संख्या है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अभी मैं आपको इससे हटके कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, क्योंकि किस्त वाले सवाल में पहले दे चुका हूं। क्वेश्चन है आपका, कोई धन 12% चक्रवृद्धि वार्षिक दर से दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, ये क्वेश्चन अभी आया नहीं है लेकिन इसके आने की संभावना है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कोई धन है, कोई धन है जिसकी दर कितनी ली है मैंने 12% दर से दूसरे वर्ष का, ये कह रहा है स्पेशली उसने कहा है दूसरे वर्ष का, किसका दूसरे वर्ष का, क्या सीआई, दूसरे वर्ष का सीआई जो दे रखा है वो दे रखा है 2520, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। पी पूछना चाह रहा है, 2 वर्ष का 2520 नहीं है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 2 वर्ष का नहीं है, केवल दूसरे वर्ष का 2520 है। तो हम यहाँ दर को चेंज करेंगे, दर होगा हमारा 12 बट्टे कितना 100, 4 से कितने बार 3 बार, 4 से कितनी बार 25 बार, आपको प्राप्त कितना हो गया 3/25। और मैंने कहा जब दूसरे वर्ष की बात करें, जब दूसरे वर्ष की बात करें तो हम नीचे वाली जो संख्या है हर जो है उसको हम उसका वर्ग कर देते हैं। 2 वर्ष की बात करें तो वर्ग कर देते हैं, 3 की बात करें तो क्यूब कर देते हैं। तो हमारा माना हुआ धन, माना धन क्या है, जो P है वो 25 का वर्ग कहलाएगा। 25 का वर्ग मतलब आपका 625 यूनिट, 625 यूनिट। अब हमें किस पर काम करना है 625 यूनिट पे।
2 वाली बात है तो ए और बी लिखिए। 625 मैं भी आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता सकता हूं, लेकिन शॉर्ट में बताने से क्या है, जो हमारे कमजोर विद्यार्थी है ना उनके ऊपर से उड़ जाता है भाई। और मुझे कोई अपना यहाँ अभी योग्यता दिखाने की जरूरत नहीं है, बच्चों का फायदा कैसे हो वो दिखाना है। योग्यता सितंबर के महीने से दिखाएंगे, टेंशन मत लीजिए आप, है ना। अभी सिर्फ बच्चे कैसे करें वो इंपॉर्टेंट है, हम कैसे करें वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 625 पे एक्शन लेना है किसका, 3/25 का। 25 से 25 बार, 25 और 3 का गुणा कितना आ गया, 75। ये कितना आ गया, 75। अब निकालना है किस पर, 75 पर। कितना, 3/25। कितना प्राप्त हुआ, 9। बस यही हमें चाहिए था, केवल हमें ये चाहिए था दूसरे वर्ष का। तो 75 और 9 ये तो आप जोड़ ही सकते हो, 84। 75 और 9 कितना हो गया, 84। हमें पी निकालना है, यहाँ लिख दिया है 84। समझ में आ गया। हम सवाल को अब इधर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 84 हमारा क्या है, बी। बी मतलब क्या है, दूसरे वर्ष। बी मतलब क्या है, दूसरे वर्ष का सीआई 2520 है। तो दूसरे वर्ष का सीआई कितना दे रखा है, 2520, और उसकी यूनिट में वैल्यू कितनी आ गई, 84। और हमें चाहिए क्या, मूलधन। और मूलधन कितने यूनिट है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 625 यूनिट। बस आपको कैलकुलेशन करना है, ये जाएगा 3 बार और पीछे आपका 0 लगा हुआ है। 6 18, 25 से 75, 1875 पीछे 0 लगा है। यही आपका आंसर है, यही इस क्वेश्चन का प्रिंसिपल है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, यही वाले क्वेश्चन को आराम से समझ में आएगा। चलिए बढ़ते हैं। को लिया है सीआई से, ये क्वेश्चन आपके 16 तारीख के पेपर में पूछा गया है। डिजिट मैंने बदल दी है जिससे आपको नया क्वेश्चन देखने को मिले, ठीक है। देखिए उसने कहा है कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की 12.5% वार्षिक दर से, दर क्या दे रखी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12.5%। 12.5%। और 12.5 को हम क्या लिख सकते हैं, 25/2, और परसेंट का कितना, 100। 25 से 4 बार, मतलब आपको मिला 1/8, ठीक है। फिर उसने कहा है 2 वर्ष में 3240 रुपये हो जाता है, मतलब जो आपको अमाउंट दे रखा है 3240, और समय अवधि है आपकी 2 वर्ष। तो मूलधन ज्ञात कीजिए, पी पूछना चाह रहा है सवाल में। अब बहुत से विद्यार्थियों को जो पिछले वाले सवाल में मैंने आपको बताया कि हम 8 का स्क्वायर कर देते हैं 2 को देखते हुए, लेकिन आपको इसमें नहीं करना। वो जब करते हैं जब हमारे पास यूनिट ब्याज की दे रखा हो, किसकी, ब्याज की, क्योंकि हम ABC से ब्याज निकालते हैं। लेकिन यहाँ मेरे प्यारे विद्यार्थी ब्याज नहीं है, क्या है यहाँ, मिश्र धन है। जब भी यूनिट मिश्र धन की हो या जब यूनिट मूलधन की हो तो हम केवल 1 और 8 से ही सवाल बनाएंगे। और लेकिन जब यहाँ ब्याज की यूनिट हो तो हम 8 का मूलधन बनाएंगे, 8 के हिसाब से समय को देखते हुए, और ABC का उपयोग करेंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। चलिए अब हमें क्या है, 8 से 8 क्या है हमारा, यहाँ प्रिंसिपल का काम कर रहा है और ये हमारा आई का काम कर रहा है, इंटरेस्ट का काम कर रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं 8 रुपये। 8 से कितना हो गया, 9 हो गया। पहले साल में जब 2 साल की बात है तो 64 से 81 हो गया। क्लियर है। अब ये बताइए जो अमाउंट है मिश्र धन है 3240, कितने साल का है, 2 साल का, 3240। और 2 साल का मिश्र धन यहाँ कितना है, 81 है। 81 का दे दीजिए भाग। मूलधन पूछा है, मूलधन कितना है, 64। 64 का कर दीजिए गुणा। बस इतना सा आपको करना है। ये 4 बार जाएगा, पीछे आपकी 0 लगी हुई है। 4 का आप गुणा करोगे, 16 की 6 हासिल 1, 24 और 1 25, पीछे लग जाएगा 0। यही सवाल का होगा मूलधन, राइट आंसर इस सवाल का। क्लियर है। दोबारा देख लीजिए, 81 का भाग क्यों दिया, ये है P और ये है A। क्लियर हो गया। ये पहले वर्ष का P, दूसरे पहले वर्ष का A, दूसरे वर्ष का P और दूसरे वर्ष का A। क्लियर हो गया। तो A का हमारे A में हमने A में भाग दे दिया और जो पूछा है उसका हमने गुणा कर दिया, 2560 आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आगे। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, 15 तारीख की वीडियो जो मैंने शेयर की थी घातांक करने की, उसमें मैंने एक क्वेश्चन आपको 2 क्वेश्चन समझाए थे n का मान 1 रखने पर। मैंने आपको 15 तारीख को वो क्वेश्चन दिए, 2 क्वेश्चन, और आप एक बार जाके देखिए कि 16 तारीख के पेपर में वो पूछे गए हैं। n की जगह केवल x लिखा गया है। तो जो मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ तो आप उनको देखिए, मैं आपको अपना अनुभव दे रहा हूँ, तो उस अनुभव का फायदा उठाइए। आप वीडियो देखें जरूर, क्योंकि जो मैंने 15 को दिए हैं वो पेपर 16 में आपको देखने को मिला है क्वेश्चन। ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है मैं लेके बता देता हूँ। 16 में जो क्वेश्चन आया वो देखिए। क्वेश्चन दिया उसने 2 की पावर x प्लस 2 की पावर x माइनस 1, 2 की पावर x प्लस 1 माइनस 2 की पावर x।
ये क्वेश्चन उसने दिया है और मैं आपको ये क्वेश्चन बता चुका हूं, इससे भी थोड़ा टफ क्वेश्चन बता चुका हूं। 15 तारीख की वीडियो उठा के देखें, घातांक करनी में वहां x की जगह n का उपयोग था। जब n का उपयोग था तो मैं n बराबर 1 माना था, तो मैं यहाँ x बराबर 1 मानूंगा। अब कहोगे सर 1 क्यों माना? भैया पीछे वाली वीडियो देखो, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखोगे नहीं तो क्लियर होगा कैसे, है ना। 1 रखिए, 2 की पावर 1 रखेंगे तो 2 ही रहेगा, प्लस 2 की पावर 1 माइनस 1 0। देखो 1 माइनस 1 0, 1 और 1 2, 2 की पावर 1। आगे देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, जिसकी घात 0 हो उसका मान क्या हो जाता है 1। मैंने पिछली वीडियो में बताया है, फिर भी यहां बता देता हूं। a की पावर 0 बराबर 1, x की पावर 0 बराबर 1, किसी की भी घात 0 लगा दो उसका मान सदैव 1 होगा। 2 की पावर 2 कितना आएगा 4 माइनस 2 की पावर 1। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 और 1 3, 4 में से 2 गए तो 2, यही आपका राइट आंसर था और यही 16 तारीख के पेपर में पूछा है। यही मैंने 15 तारीख की वीडियो में 2 क्वेश्चन दिए, एक बार देखिए। अभी ऐसा नहीं है कि अब आ गया तो आगे आएगा नहीं, हो सकता है n में कन्वर्ट होके आ जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक वर्गमूल से संबंधित क्वेश्चन आपको दिया गया है, वो भी मैंने पिछली वीडियो में बता दिए हैं और ये उसने दोबारा ये क्वेश्चन पूछा है। देख लें, पहले भी क्वेश्चन पूछ चुका है, पहले प्लस में देके पूछा है, अब के उसने माइनस में देके पूछा है। x बराबर 5 प्लस के 2 रूट 6 हो तो रूट एक्स 1 अपॉन रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स बराबर क्या। पहले भी ये क्वेश्चन पूछा है, शायद उसने 14 तारीख के एग्जाम में, तो यहां उसने प्लस दिया था, यहां क्या दिया था प्लस, अब के क्या दिया है माइनस। प्लस वाली ट्रिक मैंने बता दी है, माइनस वाली भी देख लीजिए, ट्रिक वही रहेगी, टेंशन ना लें। अब हमारे पास जो x है और हमें चाहिए क्या रूट में, तो हम इस सवाल में, सवाल ये है, अब हम सवाल को करना स्टार्ट करते हैं। दोनों ओर वर्गमूल लेने पर क्या बोलेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, जब दोनों ओर वर्गमूल लेंगे तो ये हो जाएगा रूट x। और इसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी, बाहर 2 होना चाहिए, 2 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 और 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 जुड़कर 5 आना चाहिए और दोनों के ऊपर रूट लगा दो। अगर चिन्ह प्लस का है तो प्लस का साइन लगा दो। तो आपको जो क्वेश्चन मिला है, जो वैल्यू मिली है, वो मिल गई आपको रूट x की वैल्यू मिल गई आपको रूट 3 प्लस के रूट 2, और यही वैल्यू हमें यहां पुट कर देनी है सवाल में। ठीक है, करते हैं। रूट x का मान रखते हैं कितना, रूट 3 प्लस के रूट 2। चिन्ह किसका है, माइनस का। ध्यान देना, यहां विशेष, यहां ध्यान दो, जब माइनस का चिन्ह लगा हो तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें। प्लस का लगा हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जब माइनस का लगा हो तो ब्रैकेट लगाना ना भूलें। दोबारा सुन ले, ब्रैकेट लगाना ना भूलें यदि माइनस है तो। और मैंने आपको बताया था कि इसी x के मान को जब हम उल्टा करते हैं, इसी x के मान को जब हम उल्टा करते हैं तो जो चिन्ह यहाँ साइन जो प्लस का है वो माइनस हो जाता है, और यहाँ माइनस होता तो वो प्लस हो जाता है। ये बात उल्टे के लिए है, 1 अपॉन रूट एक्स के लिए है ये वाली बात, कि जो चिन्ह प्लस का है तो माइनस कर देना और माइनस का है तो प्लस कर देना। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, रूट 3 प्लस के रूट 2। अब इस माइनस ब्रैकेट लगाने का मतलब ये था कि इस माइनस का पूरे ब्रैकेट में अंदर गुणा होगा, माइनस के रूट 3 और माइनस माइनस प्लस के रूट 2। तो आपके रूट 3 से रूट 3 कैंसल, रूट 2 आपका बनेगा 2 रूट 2। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए मजे आ गए होंगे उम्मीद करता हूं। दूसरी बार ये सवाल पूछा गया है तो आप एक बार मेरी वीडियो देख लें, घातांक करनी में मैंने ये सारी चीजें आपको बताई हैं, एक बार वीडियो जाके जरूर देखें। चलो आगे बढ़ते हैं। से भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं। नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं प्रॉफिट लॉस में। कभी भी किसी भी चीज पर प्रॉफिट या लॉस तभी होगा जब उस चीज को बेचा जा रहा होगा। यदि उस वस्तु को बेचा नहीं गया है, मान लो एक एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं, सीपी मतलब क्रय मूल्य, मैंने बता दिया आपका क्रय मूल्य है 1000 रुपये, ठीक है, ना तो मुझे इस पर प्रॉफिट हुआ ना मुझे लॉस हुआ है, तो इसका मतलब समझ लीजिए ये वस्तु की लागत कीमत है, वस्तु मेरे पास है, मैंने भैया किसी को बेची नहीं है। जब तक मैं बेचूंगा नहीं, ना तो मुझे वो प्रॉफिट देके जाने वाली है ना मुझे लॉस देके जाने वाली है। तो समझ जाए जब प्रॉफिट लॉस की बात ना करे तो वो क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, इसी वस्तु पर कहूं कि मुझे प्रॉफिट हो गया, भाई क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, कितने परसेंट का हो गया, 20% का हो गया। जब प्रॉफिट हो गया तो ये वस्तु 1000 की नहीं है, 1000 से ऊपर की जाएगी। तो अब आपको पूछ लेगा आप सेलिंग प्राइस बताइए, क्या बताइए, सेलिंग प्राइस को बोलते हैं, विक्रय मूल्य बताइए।
तो जब भी विक्रय मूल्य की बात करें आपसे, कभी विक्रय मूल्य सवाल हम पूछ ले, तो बस आपको इतना कर देना है 1000 पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है। 1000 अपने आप में 100% था, 1000 अपने आप में 100% था, तो 20% और आप जोड़ दीजिए, 120 कर दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपको प्राप्त हो जाएंगे 1200 रुपये। यही इसका क्या होगा, सेलिंग प्राइस। ऐसे कर सकता है। इसी क्वेश्चन को वो बोल सकता है कि किसी वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा गया। ये मैं आपको अतिरिक्त में बता दे रहा हूं, बाकी का मैं इसके क्वेश्चन अगली वीडियो में शामिल करूंगा। 1000 रुपये की 1200 में कोई वस्तु बेची जा रही है, तो 1000 की वस्तु कितने बिक रही है, 1200 में, तो हमें प्रॉफिट के कितने मिले, 200। प्रॉफिट प्रतिशत पूछ रहा है, प्रॉफिट के कितने मिले, 200, और 200 का प्रॉफिट किस पे मिल रहा है, 1000 पर मिल रहा है, गुणा कितना, 100, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आपको प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ गया मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 20%। ठीक है। और इसके सवाल, अच्छे सवाल जो है मैं अगली वीडियो में मिक्सअप क्वेश्चन लूंगा, टेंशन मत लीजिए, मुस्कुराते रहिए, सभी खुश रहिए। राधे राधे, जय मां रहना वाली। मिलते हैं जल्दी।